अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है कि ट्रंप साहब, आपने धमकी दी थी, लॉक्ड एंड लोडेड। आपने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी हम ईरानियों की मदद करने के लिए आ रहे हैं और हम इस रजीम का खात्मा कर देंगे। फिर दोस्तों, कतर से अमेरिकन को निकाला गया, यानी कतर की जो एयरबेस है अल उबैद एयरबेस, वहां से अमेरिकियों को निकाला गया, एयर स्पेस को बंद किया गया। मीडिया ने कहा कि अगले 96 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। 16 जनवरी तकरीबन गुजर गई, 17 जनवरी आने को है, अभी तक हमला नहीं हुआ है। और यहां पर एक ट्विस्ट है नाजरीन। सवाल यह नहीं कि ट्रंप ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता, सवाल यह है कि वो हमला कर क्यों नहीं रहा। क्योंकि जो असली वजह है वो बड़ी अजीबोगरीब सी है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और जब आपको पता चलेगी तो पूरा जियोपॉलिटिकल पिक्चर बदल जाएगी, बल्कि आपके सामने खुल के तस्वीर आ जाएगी। ये स्टोरी बेसिकली मिलिट्री पावर की नहीं है, यानी ये मसला मिलिट्री पावर का नहीं है, वो अमेरिका के पास बहुत है। इसमें एक मसला है, लेकिन ये स्टोरी है बेसिकली पॉलिटिक्स की, रीजनल गेम्स की। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अमेरिका के आड़े क्या आया कि उसने ईरान पर अभी तक हमला नहीं किया। दो वजूहात हैं इसकी। एक वजह यकीनी तौर पे यह है कि अमेरिका के पास गो के बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। लेकिन उससे बड़ी वजह जो है वो सियासी वजह है, रीजनल गेम्स की वजह से, और उस एक फोन कॉल की वजह से जो कि आपको मीडिया ने नहीं बताई है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो बैकडोर में चल रहा था। तो चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, पहली वजह है गल्फ से एक फोन कॉल आती है। 13 जनवरी को एक फोन कॉल होती है। कॉलर यानी उस साइड पे फोन के है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के डिफेक्टो रूलर। वो ट्रंप से बात करते हैं और टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट कहती है कि एमबीएस ने सीधा सीधा ट्रंप से कहा कि आप ईरान पर बम नहीं गिराएंगे, आप सोचिए भी मत ईरान पर बम गिराने का। सऊदी अरेबिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा गल्फ एलाय है, जिसकी पूरी सिक्योरिटी अमेरिकन मिलिट्री पर डिपेंड करती है, जिसकी ऑयल इंडस्ट्री अमेरिकन प्रोटेक्शन के बिना चल नहीं सकती, वो मना कर रहा है अमेरिका को कि आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और सिर्फ एमबीएस नहीं है दोस्तों, यहां पे कतर के अमीर तमीम बिन हमद ने भी यही काम किया, यहां पे शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी यही काम किया। एक के बाद एक सब ने यही मैसेज दिया कि आप मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून 2025 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिराए थे, तब यह फोन कॉल नहीं आई थी। आप सोच रहे होंगे तब भी तो फोन कॉल आ सकती थी। दोस्तों, तब एमबीएस ने नहीं रोका था, तब मोहम्मद बिन सलमान ने फोन नहीं किया था, तब कतर खामोश रहा था, उसने अपोज नहीं किया था। तो अब क्यों? सवाल यह कि अब क्यों, जवाब समझना जरूरी है। दोस्तों, जून 2025 का ऑपरेशन टारगेटेड था, लिमिटेड था, न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, मिशन खत्म। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा ये अलग बात। लेकिन अब जो ट्रंप सोच रहा है वो बिल्कुल अलग है। ट्रंप की टीम ने 3 ऑप्शंस रखे हैं दोस्तों टेबल पर। पहली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। पहला, लीडरशिप असैसिनेशन, ये खामनाई को सीधा सीधा टारगेट करना है हमने। दूसरा, फुल स्केल एयर कैंपेन, आईआरजीसी यानी जो पासदारानी इनकलाब हैं उनके हेडक्वार्टर्स का खात्मा, कमांड सेंटर्स का खात्मा, जो मिसाइल साइट्स हैं, जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, उसका खात्मा करना है, सब कुछ तहस नहस कर देना है। तीसरा, वो है साइबर वॉरफेयर कंबाइंड विद काइनेटिक स्ट्राइक्स। मैं बता चुका हूं सब क्या होता है। गल्फ कंट्रीज जानती हैं, खलीजी ममालिक जानते हैं कि अगर ये हुआ तो ईरान का जो जवाब है वो बहुत बड़ा, बहुत मैसिव होगा। जून 2025 में ईरान ने क्या किया था आपको याद होगा, अल उबैद एयरबेस जो कतर में वाक़ है, 13 मिसाइल फायर किए थे, 13 मिसाइल फायर किए थे, और उस एयरबेस का उन्होंने नक्शा ही बदल कर रख दिया था दोस्तों। और वो सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स के बदले में किया था ईरान ने। सोचिए अगर खामनाई को मार दिया जाए, खुदा ना खास्ता, या फिर तेहरान पर एक फुल स्केल बॉम्बिंग हो, ईरान अपनी पूरी जितनी भी ताकत बची होगी ना ईरान के पास, भले वो आखिरी बार ही हो, वो पूरी की पूरी लुटा देगा। अब वो चाहे सऊदिया की ऑयल फैसिलिटीज हो, कतर के एलएनजी टर्मिनल्स हो, बहरे हुर्मुज़ को बंद करना हो, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई जाता है दोस्तों, सब ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में है। एमबीएस ने ट्रंप को कहा था कि टेलीग्राफ उस कन्वर्सेशन का हिस्सा रिपोर्ट कर रहा है कि तुमने ऑलरेडी पहले ही तुमने जून 2025 में ईरान को
जो है वो तुमने खराब करने की कोशिश की, तुमने नुकसान पहुंचाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तुमने नुकसान पहुंचाया, प्रॉक्सी नेटवर्क्स कमजोर हो चुके हैं ईरान के, अब तुम्हें और क्या चाहिए? और यहां गल्फ कंट्रीज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो लेकिन एग्जिस्ट करे, उसका वजूद खत्म ना हो, रिजीम भी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या अगर ऐसा होता है तो फिर सिविल वॉर होगी, पावर वैक्यूम खड़ा हो जाएगा, आईएसएस दाइश जैसी तंजीमें वो फिर सामने आएंगी दोस्तों। लेकिन ईरान इतना स्ट्रांग भी ना रहे कि वो उनके लिए खतरा बन सके, और अभी वो परफेक्ट बैलेंस है उनके नजदीक। फिलहाल जिस ईरान कंडीशन में है वो बैलेंस में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक ईरान कमजोर है लेकिन स्टेबल है, और गल्फ ये चाहता है कि ये बैलेंस जो है वो ना बिगड़े। अब आते हैं दोस्तों दूसरी वजह पे, और ये बात अगेन मीडिया में डिस्कस इतनी ज्यादा नहीं हो रही। अमेरिका के पास अभी ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं हैं ईरान के खिलाफ। जून 2025 में जब न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ ना, तो वो महीनों की प्लानिंग थी, ट्रूप्स पोजीशन किए गए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए गए थे, इंटेलिजेंस गैदर की गई थी। लेकिन अभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ये एक बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस जेराल्ड ये माना जाना एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का। जून 2025 में ये पर्शियन गल्फ में था, खलीज फारस जिसे कहते हैं। फिलहाल वो कैरेबियन में, वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद वहां पे उसको भेजा गया है हालात को संभालने के लिए, और अगर वो वापस आता भी है तो उसको कम से कम 15 से 17 या 20 दिन चाहिए हैं वापस आने में। फिर आता है यूएसएस निमिट्स। अच्छा, जितने भी यूएसएस मैं गिनवाता हूं ना आपको, यूएसएस फुला, ये बेसिकली अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। और एक बात याद रखिए, अमेरिका की जो पूरी दुनिया में तानाशाही है ना, वो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बिना पे। वो जिस ममालिक के, जिस मुल्क के साहिल के पास करीब आके खड़े हो जाते हैं ना, समझ लें अमेरिका ने एक तरह से कब्जा कर लिया उस पर। वो इतनी ताकतवर चीज है। अब आते हैं यूएसएस निमिट्स पे। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर वो मौजूद है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और पहली बार अक्टूबर 2025 से ये पहली बार हुआ है। और ये कैरियर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक शिप नहीं होती है दोस्तों। कैरियर का मतलब होता है पूरा स्ट्राइक पैकेज, 60 से 70 फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, कंप्लीट नेवल प्रेजेंस। इसके बगैर अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स पर डिपेंड करना पड़ता है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जैसे जून 2025 में इस्तेमाल हुए थे। लेकिन B-2 जो स्टेल्थ बॉम्बर है, उससे सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स हिट किए जा सकते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज या फिर बंकर्स को हिट किया जा सकता है। वो जो एक फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन होती है ना, वो नहीं चलाई जा सकती। और अगर ईरान जवाब दे, जो कि बहुत वो जरूर देगा, तो अमेरिकन ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में बहुत वनरेबल पोजीशन में, यानी वो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं अमेरिकन ट्रूप्स, लेकिन वो वहां पे एक्सपोज्ड हैं। 30,000 अमेरिकन सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय हैं अभी, और अगर चाहे ईरान तो उन 30,000 के 30,000 में से एक भी ना बचे दोस्तों। 2500 इराक में है, 1000 शाम में है, कतर में है, बहरीन में है, जॉर्डन में, हर जगह पे मौजूद है। ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इन्हें हिट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हिट कर सकते हैं। पेंटागन ऑफिशियल्स ने प्राइवेटली ट्रंप को यह वार्निंग दी है, और टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है इसको, कि सफिशिएंट ऑप्शंस नहीं है अभी इफेक्टिव स्ट्राइक के लिए। हमें प्री पोजिशन फोर्सेस चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी ताकत, हमारी जो दस्ते हैं, वो पहले से अपनी पोजीशन पे मौजूद हो। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें उड़ चाहिए है, ताकि वो उन बेसिस को प्रोटेक्ट करे, यानी जिन बेसिस पे ईरान पलट के हमला करेगा, वो सब अभी मौजूद नहीं है। तो अगर ट्रंप अटैक करना चाहता है तो पहले ये सब अरेंजमेंट्स करना पड़ेंगे। कैरियर को रिपोजिशन करना होगा, ट्रूप्स और इक्विपमेंट को मूव करना होगा, वहां पे एयर डिफेंस बैटरीज वहां पे डिप्लॉय करना होगी, इंटेलिजेंस अपडेट करनी होगी। ये सब में हफ्तों लगेंगे कम से कम। और यहां पे मसला क्या है, ट्रंप ने इतनी धमकियां दी हैं, इतना शोर मचाया उस इंसान ने, लॉक एंड लोडेड कर दिया है, और हम छोड़ेंगे नहीं ईरानी रजीम को, हम मुल्ला रजीम को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रंप की मिलिट्री तैयार ही नहीं है। अब तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है दोस्तों, ट्रंप ने धमकी दी, गल्फ ने यहां पे रोक लगाई, यानी गल्फ खलीजी ममालिक बीच में पड़ गए। अमेरिका की मिलिट्री भी तैयार नहीं है। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने कुछ नहीं किया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है,
15 जनवरी को ईरानियन ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट जरूर दिए, लेकिन वो अग्रेसिव नहीं थी, बड़े मेजर्ड, बड़े नब्बे तुले थे वो। खामनाई ने एहतजाज के बारे में बात की, लेकिन अमेरिका को डायरेक्ट धमकी नहीं दी। IRGC ने अपनी तैयारी की बात की, यानी पासदारान इनकलाब ने अपनी तैयारी की बात की, लेकिन हम पहले हमला करेंगे ये भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ईरानी समझ गया है कि ट्रंप को एक्सक्यूज चाहिए, ट्रंप को बहाना चाहिए। अगर ईरान अभी अग्रेसिव मूड में आ जाए, सख्त जवाब देना शुरू कर दे या कोई एक्शन करे, अमेरिकन बेस को सिर्फ थ्रेटन ही कर ले डायरेक्टली, तो ट्रंप के लिए जस्टिफिकेशन काफी है। वो बोल सकता है जनाब कि दुनिया के सामने कह देगा आके कि देखा मैंने कहा था ये खतरनाक लोग हैं, ये तो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए मसला है। ईरान की स्ट्रेटेजी बड़ी कैलकुलेटेड थी दोस्तों, उसने बड़े नपे तुले अंदाज में बात की। पहला काम क्या किया, उसने एहतजाज को बड़े ही बेरहमी से क्रश किया, इंटरनेट बंद कर दिया, टैंक सड़कों पे उतर आए, लेकिन बाहर की दुनिया को बहाना मत नहीं दिया उसने। दूसरा काम क्या किया, अमेरिका से डायरेक्ट पंगा नहीं लिया, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उसने अवॉइड की। मेजर्ड स्टेटमेंट, न पितुरी स्टेटमेंट उसने दी, अपने रीजनल एलाइज को ज्यादा नर्वस नहीं किया उसने। तीसरा काम क्या किया, उसने कहा कि टाइम बाय करो, वक्त खरीदो, जितना ज्यादा वक्त गुजरे बिना हमले के, ट्रंप का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। देखिए अक्सर यूट्यूबर्स, अक्सर सहाफी आप सुनते होंगे, वो बताते होंगे ट्रंप की ऐसी की तैसी हो गई, ईरान अब हमला कर देगा, ईरान वो कर देगा। देखिए मेरा ये चैनल क्रेडिबिलिटी के लिए मैंने बनाया है, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनसनीखेजी फैलाने के लिए नहीं। जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो ऐसे नहीं चलते होते, उसमें आप देखते हो अपने मुल्क का नुकसान ना हो, आप ये देखते हो। भले कि ईरान के पास ताकत है, भले ईरान हमला कर सकता है, लेकिन जंग फिर भी वो अवॉइड करेगा, क्योंकि जंग की कीमत होती है दोस्तों। अब हुआ ये कि मीडिया का फोकस अब ऐसा ऐसा शिफ्ट होता गया, पब्लिक का अटेंशन कहीं और चला गया, दूसरी खबरों पर चला गया। ईरान की जो ये बेट है वो ये है कि अगर वो कुछ हफ्तों तक खामोशी से इस एहतजाज को क्रश करता जाए, जो ट्रंप का मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा। अब ट्रंप जिसने वादा किया था कि मैं हमला करूंगा, वो हमला कर नहीं पा रहा, उसको जवाब नहीं मिल रहा। सोचिए ट्रंप को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अब यहां पे ईरान की कह ले कि एक तरह से पॉलिटिकल जीत हो रही है। काम है जीत हासिल करना, अब चाहे लड़के जीत हासिल करो या सियासी तौर पे, तो ईरान ने लड़े बगैर सियासी जीत हासिल की है। और अब दोस्तों आती है आखिरी वजह, और यह कि ट्रंप के अपने कैलकुलेशंस ही खराब थी। 3 जनवरी को ट्रंप ने निकोलस माडुरो को वेनेजुएला से उठाया, बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन किया, दुनिया शॉक में चली गई। और उसके बाद ट्रंप ने सोचा कि अगर शायद ईरान में भी ऐसा ही मैं करूं तो फिर क्या होगा। लेकिन वेनेजुएला और ईरान बिल्कुल अलग है। वेनेजुएला में 28 मिलियन आवाम है, मिलिट्री कमजोर है, उसके पास रीजनल इत्तेहादी नहीं है। ईरान में 88 से 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, बैटल्ड हार्डन्ड मिलिट्री, यानी वो फौज जिसको लड़ाई का तजुर्बा है इराक वॉर से लेके अब तक। रशिया और चाइना की बैकिंग है, रीजनल प्रॉक्सीज है उसके पास शाम में प्रॉक्सीज है, उसके पास इराक में प्रॉक्सीज है, उसके पास हिजबुल्लाह। वेनेजुएला ऑपरेशन 48 घंटे में खत्म हो गया था, ईरान ऑपरेशन महीनों चल सकता है। और ट्रंप को पता है कि वो लंबी वॉर नहीं चला सकता, अफगानिस्तान से निकलने में उसको 20 साल लग गए थे दोस्तों। शाम में अभी भी ट्रूप्स फंसे हुए हैं उसके। अगर ईरान में इन्वॉल्व हुए तो गारंटी नहीं है कि रिजीम गिरेगी, और अगर नहीं गिरी तो ट्रंप को पॉलिटिकली, सियासी तौर पे बहुत बड़ा धचका लगेगा अपनी आवाम के सामने। यूएस कांग्रेस में पहले ही सवालात उठना शुरू हो गए वेनेजुएला ऑपरेशन पर। जो वहां के लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन, वो पूछ रहे हैं भाईजान अगला कौन है, क्या करने जा रहे हो तुम। और आपको याद होगा अगर, तो यूएस कांग्रेस ने भी एक करारदाद पास की जिसमें ट्रंप के वेनेजुएला एक्शन को गैर कानूनी करार दिया गया। और अगर मिडिल ईस्ट में सब कुछ होने लग जाता है तो फिर यहां पे मिडिल ईस्ट इनके हाथ से निकल जाएगा। टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों की ये खबर है, और वो कहते हैं कि ट्रंप एक्चुअली रिजीम चेंज नहीं चाहता फिलहाल, वो चाहता है ये सब ईरान प्रेशर में ही रहेगा, यानी ईरान को हमेशा प्रेशर में रखा जाए, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर उसको कंसेशंस मिले, लेकिन मुज़ाकरात के बाद, ऐसे नहीं। वो ये चाहता है कि एहतजाज भी चलता रहे लेकिन अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए वो धमकियां देता रहेगा, वो एक बड़ा एक बयानिया बनाएगा, लॉक्ड एंड लोडेड की बातें करेगा, ये करेगा, लेकिन वो एक्शन नहीं लेगा। ये सिग्नलिंग होती है दोस्तों। ईरान को दिखाया जा रहा है कि हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अब पूरी तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी, आपको समझ भी आ गई होगी। ट्रंप ने ईरान को धमकाया है, दुनिया ने सोचा कि हमला होगा, लेकिन
4 चीजों ने उसको रोक दिया। पहली, गल्फ एलाइज का प्रेशर है। दूसरा, अमेरिकन मिलिट्री की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। तीसरा, ईरान की कैलकुलेटेड खामोशी भी है और ईरान का डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है। और चौथा क्या है कि ट्रंप की अपनी जो सियासी कैलकुलेशन है वो गलत है। अब एक स्टेलमेट सा बन गया है। ट्रंप धमकी दे सकता है, ईरान इंटरनली क्रश कर रहा है एहतजाज को, लेकिन कोई किसी भी तरफ ऊंट किसी भी करवट बैठ नहीं रहा दोस्तों। तो यहां पे जीत कौन रहा है दोस्तों? ईरान के नजरिए से अगर आप देखें ना, तो हर दिन जो गुजरता है बिना अमेरिकन हमले के, जीत ईरान की हो रही है। प्रोटेस्ट खत्म हो रहे हैं, इंटरनेट पे उनका कब्जा हो चुका हुआ है, फौज उनकी इस वक्त उस सूरत हाल में है कि उसने काबू पा लिया है और ट्रंप मजीद एम्बैरस हो रहा है। अगर आप देखें तो अपनी ही आवाम के सामने एम्बैरस हो रहा है। हां, थोड़ा कमजोर जरूर किया है ईरान को इस प्रोटेस्ट ने, लेकिन ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो वापस आ सकता है। उसके पास हमेशा ये कैपेबिलिटी रही है कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाया करता है। जैसे कि आपने देखा था, ये अभी 12 दिनों की जंग में हुआ, नुकसान हुआ ईरान को, लेकिन ईरान वापस आया। ऐसी मजीद खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।